इज्जतें शोहरतें चाहते उल्फतें कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं। आज मैं जहाँ कल कोई और था, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। मित्रों नमस्कार। हम बात कर रहे हैं हमारे बॉलीवुड के काका राजेश खन्ना की। कल 29 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि थी। उनकी पुण्यतिथि पर आइए जानते हैं राजेश खन्ना के स्टारडम के बारे में। उनके बालों का स्टाइल हो या गुरु कॉलर वाली शर्ट पहनने का तरीका, या पलकों को हल्के से झुकाकर गर्दन टेढ़ी कर निगाहों के तीर छोड़ने की अदा, उन्होंने सिनेमा प्रेमियों की पूरी एक पीढ़ी को सम्मोहित कर रखा था। राजेश खन्ना पर बहुचर्चित किताब द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सुपरस्टार लिखने वाले यासिर उस्मान बताते हैं कि बंगाल की एक बुजुर्ग महिला थी। उनसे मैंने पूछा कि राजेश खन्ना क्या थे आपके लिए। उन्होंने कहा, आप नहीं समझेंगे। जब हम उनकी फिल्म देखने जाते थे तो हमारी और उनकी बाकायदा डेट हुआ करती थी। हम मेकअप करके ब्यूटी पार्लर जाके अच्छे कपड़े पहन के जाते थे और हमें लगता था कि वो जो पर्दे की तरफ से पलके झपका रहे हो या सिर झटक रहे हो या मुस्कुरा रहे हो, वो सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हॉल में बैठी हर लड़की को ऐसा ही महसूस होता था। जिस मास हिस्टीरिया की लोग बात करते हैं, उनके अनगिनत किस्से मुझे सुनने को मिले हैं कि कैसे उनकी सफ़ेद गाड़ी लड़कियों की लिपस्टिक के रंग से गुलाबी हो जाती थी और कैसे उनकी गाड़ी की धूल से लड़कियां अपनी मांग भरा करती थी। मित्रों, ये सुने सुनाई नहीं है बल्कि रियल किस्से हैं। 1965 में राजेश खन्ना ने यूनाइटेड प्रोड्यूसर और फिल्म फेयर प्रतिभा खोज अभियान में बाजी मारी थी। इसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूनाइटेड प्रोड्यूसर में बी.आर. चोपड़ा, जी.पी. सिप्पी और शक्ति सामंत जैसे निर्देशक हुआ करते थे। ये सब मिलकर कुछ अच्छे अभिनेता ढूंढने का काम कर रहे थे। इसमें काफ़ी लोग चुने गए थे, जैसे विनोद मेहरा, राजेश खन्ना और फरीदा जलाल। राजेश खन्ना से पूछा गया कि आप क्या सुना सकते हो, तो उनका थिएटर का एक मशहूर डायलॉग था। उन्होंने उन्हें सुना दिया और अंततः उनका चुनाव हो गया। जे.पी. सिप्पी साहब ने सबसे पहले उन्हें एक फिल्म राज दी, जिसमें उनका डबल रोल था। इसके बाद उन्होंने चेतन आनंद की आखिरी खत साइन की, लेकिन आखिरी खत पहले रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई। राजेश खन्ना के बारे में मशहूर था कि वो अहंकारी थे और सेट पर हमेशा लेट आते थे। जब लोगों से ये पूछा गया तो पता चला कि वो शुरू से ही ऐसा थे। जब पहले दिन इनकी शूटिंग थी तो उन्हें सुबह 8 बजे बुलाया गया था, लेकिन ये आदत के मुताबिक 11 बजे पहुँचे। सब लोग देख रहे थे कि ये नया लड़का है, उनका पहला शूट है, ऐसे में वो ऐसे कैसे कर सकता है। कुछ लोगों ने उन्हें डांट भी लगाई। उन्होंने कहा, देखिए एक्टिंग और करियर की ऐसी की तैसी, मैं किसी भी चीज़ के लिए अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदलूंगा। तो सब खामोश हो गए थे। जिस फिल्म में राजेश खन्ना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी थी वो थी आराधना। यूँ तो फिल्म बनाई गई थी शर्मिला टैगोर के लिए, लेकिन इसने लॉन्च किया राजेश खन्ना को। बॉलीवुड न्यूज़ सर्विस के संपादक दिनेश रहेजा बताते हैं, मुझे अभी तक याद है कि मेरा बड़ा भाई गोपाल अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए मेरे सपनों की रानी गाना इतना ज़ोर से बजाया करता था कि सामने की बिल्डिंग में रहने वाली उस लड़की को वो साफ सुनाई देता था। इस गीत को राजेश खन्ना पर एक खुली जीप में फिल्माया गया था, जो कि एक ट्रेन के साथ चल रही थी। इसकी शूटिंग दार्जिलिंग में ही हुई थी और दिलचस्प बात यह थी कि उसे शर्मिला टैगोर के बिना शूट किया गया था। निर्माता निर्देशक सलीम खान कहते हैं कि वो अब तक के सबसे बड़े स्टार हैं। सलमान, शाहरुख या राजेंद्र कुमार, जितने भी स्टार आए वो उनकी लोकप्रियता को कभी नहीं छू पाए। राजेश खन्ना का 69 से लेकर 75 तक का जो समय था, उसकी तुलना नदी में लंबे खंभे से की जा सकती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ तक पानी आया था। राजेश खन्ना की लोकप्रियता जहाँ तक गई थी वहाँ तक किसी की अभी तक नहीं गई है। कारण ये था कि लोग उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे। उनकी मुस्कान लड़कियों को बहुत आकर्षित करती थी, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और उनके फिल्मों का संगीत भी बहुत कुछ अच्छा मिला था। एक ज़माने में अमिताभ बच्चन से भी अधिक क्रेज़ था राजेश खन्ना का। 70 और 80 के दशक के मशहूर अभिनेता नवीन निश्चल ने उन्हें बताया था कि अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना दोनों के साथ उन्होंने काम किया। दोनों की वो बहुत इज्जत किया करते थे। उस वक्त अमिताभ बच्चन का दौर शुरू हो गया था, शोले और दीवार आ गई थी। एक शादी की पार्टी में बहुत बड़े बड़े स्टार पहुंचे थे। राजेंद्र कुमार थे, धर्मेंद्र और राज कपूर भी थे। अचानक राजेश खन्ना की एंट्री हुई। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मीडिया के सारे कैमरे उनकी तरफ घूम गए।
उस शादी में करीब 400 से 500 लोग मौजूद थे और सब के सब राजेश खन्ना के पीछे चल पड़े थे। मैं सालों साल फिल्म इंडस्ट्री में रहा, लेकिन इस तरह का जादू मैंने सिर्फ उनके साथ ही देखा। एंग्री यंग मैन की एंट्री के साथ रोमांटिक फिल्मों का युग पुराना लगने लगा। राजेश खन्ना ने कुछ ऐसी फिल्मों में काम किया जिन्होंने उनके करियर को बहुत नुकसान पहुंचाया। यासिर उस्मान कहते हैं कि ओवर एक्सपोजर भी कोई चीज़ होती है। दूसरा, थोड़ा दौर भी बदल रहा था, लोग रोमांस से एक्शन की तरफ जा रहे थे। उसी ज़माने में जंजीर आ गई, फिर शोले और दीवार आ गई। इस तरह गुस्से वाले कैरेक्टर आने लगे। राजेश खन्ना का यूएसपी गुस्सा नहीं था, वो मूल रूप से रोमांटिक स्टार थे। उन्होंने 80 के दशक में कुछ एक्शन फिल्में की, लेकिन उनमें से वो स्वाभाविक नहीं लगे। अचानक फिल्मों का ट्रेंड बदला और वो डिप्रेशन में आ गए। फिल्म नमक हराम से इसकी शुरुआत हुई। जब नमक हराम साइन की गई थी तो राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और अमिताभ बच्चन उतने बड़े स्टार नहीं थे। वो जंजीर की शूटिंग कर रहे थे, वो अभी रिलीज़ नहीं हुई थी। अभिनेता सचिन ने बताया कि मैं मुंबई के एक थिएटर में नमक हराम देख रहा था। अचानक क्लाइमैक्स से पहले अमिताभ बच्चन बस्ती में आते हैं और चीख कर बोलते हैं। उसे सुनकर ऐसा शोर हुआ कि थिएटर में जो आराधना के समय राजेश खन्ना के साथ हुआ था। उस्मान अपनी किताब में लिखते हैं कि मुंबई की बाल काटने वालों की दुकान पर पहले ऐसे होता था कि दिलीप कुमार कट और देवानंद कट के बोर्ड लगा करते थे। मुंबई बार्बर्स एसोसिएशन ने एक नया बोर्ड बनवाया जिसमें 2 नई एंट्रीज की गई। इसमें लिखा था राजेश खन्ना हेयर कट 2 रुपये और अमिताभ बच्चन हेयर कट 3.5 रुपये। अपने जीवन के आखिरी चरण में राजेश खन्ना बहुत एकाकी हो गए थे। उन्हें कैंसर ने जकड़ लिया था। उनके करीबी लोग अंत तक उनका मनोबल बढ़ाते रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन राजेश खन्ना ने टूटती हुई आवाज़ में कहा, टाइम अप, हो गया पैकअप। यासिर उस्मान लिखते हैं, टैक्स प्रॉब्लम के चलते इनकम टैक्स विभाग ने उनका बंगला सील कर दिया था, इसलिए वो अपने ऑफिस में रहते थे। उसके बगल में एक मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट हुआ करता था जहां वो जाते थे और बर्गर खाते थे और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पिया करते थे जो उनका बहुत फेवरेट होता था। कई शाम वो अकेले ड्राइव करके वहां जाते थे। वो इंतज़ार करते थे कि कोई आए और उन्हें पहचान ले। ऐसा कभी होता था कोई पुराना फ़ैन आकर उन्हें पहचान लेता तो वो बहुत खुश होते थे। ऐसी थी सुपरस्टार काका की कहानी।